हेलो एवरीवन, वेलकम टू शानॉलेज बैंक। स्वागत है आपका एक बार फिर से इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज़ में। ठीक है, आज फिर से ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। उसकी पीडीएफ शानॉलेज बैंक में से आप डाउनलोड करके रख सकते हैं रिवीजन के लिए, क्योंकि आप वीडियो कहाँ बार बार देखोगे तो एमसीक्यू की जो हम लोग पीडीएफ में वो शॉर्ट लिस्ट में आपको विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर की हम लोग अपलोड कर देते हैं शानॉलेज बैंक के टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। Which of the following method of national income shows unduplicated contribution by each industry to total output? ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड है नेशनल इनकम का जो अनडुप्लीकेटेड कंट्रीब्यूशन दिखाता है सभी इंडस्ट्रीज का टोटल आउटपुट का? ऑलराइट, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड या इनकम मेथड, दोनों। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आइए क्वेश्चन सेकंड पे। पीपल डिमांड टू होल्ड मनी बैलेंसेस टू टेक एडवांटेज ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज द कंसिडरेशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी? ओके, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैम्ब्रिज अप्रोच या केन्स थ्योरी ऑफ मनी या ए एंड बी? तो इनमें से कौन सा है? तो ये कौन सी थ्योरी है? केन्स की थ्योरी है, केन्स थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिसेस। ओके, क्वेश्चन थर्ड इज सेविंग्स डिपॉजिटेड विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी एग्रीगेट्स? ठीक है, मॉनेटरी एग्रीगेट्स जो आरबीआई सेटअप करता है, तो कौन से इसमें मॉनेटरी एग्रीगेट में आता है जो सेविंग्स बैंक होते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस में? M0, M1, M2 या M3? तो ये हमारा फॉल करता है M2 के अंडर। ठीक, ये होते क्या हैं एग्रीगेट्स? ठीक है, ये रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है ये कैलकुलेट करता है 4 कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। दे आर कॉल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स और मनी स्टॉक मेजर्स। ठीक है, M2 इज इक्वल टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? M1 जो होता है, ठीक, M1 के साथ पोस्ट ऑफिस की सेविंग सेव कर दो, सेविंग अकाउंट सेव कर दो, तो उसको हम बोलते हैं M2। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? पोस्ट, क्योंकि पोस्ट ऑफिस भी जुड़ गया साथ में तो इसलिए M2 आएगा। अगर नॉर्मल बैंक का पूछा था तो M1 में आता है। ठीक, क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड ऑल द मॉनेटरी एग्रीगेट्स? लिक्विड ऑफ ऑल द मॉनेटरी ग्रेड्स। ठीक है, फोर्थ का M1, M2, M3, M4, तो M1। ठीक है, M1 इज द करेक्ट आंसर। जो मोस्ट लिक्विड होता है वो कौन सा होता है? M1 होता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई कंपोनेंट ऑफ M1? ठीक है, जो M1 के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई में उसको इंक्लूड होता है, तो इनमें से कौन कौन सा है वो? डिमांड डिपॉजिट, करेंसी, IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिपॉजिट्स या फिर अदर बैंक डिपॉजिट्स? क्वेश्चन फिफ्थ का जो है ये दैट इज IMF और वर्ल्ड बैंक के जो डिपॉजिट होते हैं वो हम लोग अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई में डालते हैं, जो कि कंपोनेंट होते हैं किसके? M1 के। ऑलराइट, क्वेश्चन 6, द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम इज रेफर्ड एज? रेशियो जो होता है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का, उसको हम क्या रेफर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, रिप्लेसमेंट फंक्शन, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम? DI को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा उसका पार्ट होता है? क्वेश्चन 7, ऑप्शन ए पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन बी पर कैपिटा इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन सी पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन डी पर कैपिटा इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 7th का जो करेक्ट आंसर है दैट इज पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। ये होता है जिससे हम इस पार्ट से हम क्या निकालते हैं? अपना कैलकुलेट करते हैं डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ऑलराइट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैक्टर पेमेंट मेथड? इनमें से कौन सा है जिसको हम फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड या फिर ए एंड बी? तो दैट इज इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम लोग फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन 9 देखिए। सप्लाई क्रिएटेड इट्स
ऑन डिमांड, ठीक है, सप्लाई जो है वो खुद ही क्रिएट करती है अपनी डिमांड, इज द कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी, ये किस थ्योरी का मानना है ऐसा, कीन्स थ्योरी, फिलिप्स थ्योरी, सेज लॉ या वॉल्ड्रेस लॉ, ठीक है। क्वेश्चन 9 का आंसर है सी, तो ये है सेज लॉ। सेज लॉ ने बोला था कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इफेक्टिव डिमांड, ईडी इफेक्टिव डिमांड की रिस्पेक्ट में कौन सा इनमें से करेक्ट है। इट इंक्लूड द मनी स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इट इंक्लूड्स द मनी स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, इट रेफर्स टू द डिमांड विदाउट कंसिडरिंग द इन्फ्लेशनरी चेंजेस, ये सी तो होगा नहीं इसका, ऑप्शन ए एंड बी आर बोथ आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ईडी इफेक्टिव डिमांड इंक्लूड करती है मनी जो हमने कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में स्पेंड की हो, ठीक है, याद रखना ये। क्वेश्चन 11 पे आ जाओ आप, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर्ड एज कंप्रिहेंसिव मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक, यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस, करंट डेली स्टेटस या फिर क्रोनिक स्टेटस, बताइए आप मुझे इसमें से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का कंसिडर किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्वेश्चन 11th, तो इसका सही जवाब है करंट डेली स्टेटस, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन 12th पे, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, जब तुम्हें एक जगह से जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे जॉब लेनी पड़ता है, चाहे उन्होंने निकाला हो चाहे आपको छोड़नी पड़े मजबूरन कारणवश, ठीक है, वो होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब देखिए इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। वर्क सस्पेंशन ड्यू टू स्ट्राइक्स, आउटब्रेक्स लाइक कोविड एक्सेट्रा, लूजिंग जॉब बिकॉज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ओके, जॉब लॉस ड्यू टू रिसेशन, ओके, ए से नहीं, आप ये देख सकते हो कोविड की वजह से, मतलब आपको जब जॉब एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना हो, आपको पता है कोविड में ये काफ़ी प्राइवेट सेक्टर में हुआ था, लोगों को काफ़ी निकाला भी गया और कुछ लोगों ने तो खुद ही छोड़ दिया, क्योंकि किसी भी कंपनी की जो लॉस में चल रही हो तो सैलरी कम देगी, तो इसलिए जो सैलरी ज़्यादा दे रहा है तो लोग वो वहाँ ज्वाइन करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ए। ऑल राइट, क्वेश्चन 30, द टर्निंग पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल एट विच आउटपुट स्टॉप इंक्रीजिंग एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है, कौन सा होता है वो जिस टाइम पे हमारा टर्निंग पॉइंट बिजनेस साइकिल में जब आउटपुट स्टॉप हो जाता है, आउटपुट जो है वो स्टॉप हो जाता है बढ़ना और गिरना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमने बताना है, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन या डिप्रेशन। चलिए बताइए मुझे आप कमेंट सेक्शन में। ओके, बताइए बिजनेस साइकिल का ये कौन सा वाला वो टर्म है। देखिए एक्सपेंशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए पहली चीज, एक्सपेंशन व्हेन रियल जीडीपी इज इंक्रीजिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, ठीक है, ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया। देन पीक, पीक क्या होता है अपने पास, ये टर्निंग पॉइंट होता है बिजनेस साइकिल का जहां पे आउटपुट इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है और स्टार्ट हो जाता है डिक्रीजिंग, ठीक है, तो इसका आंसर भी बी ही होगा। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और रिसेशन क्या होता है, ठीक है, रिसेशन क्या है, रिसेशन में ये होता है जब आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाए और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना शुरू हो जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिसेशन, ठीक। और एक और टर्म आती है इसमें जैसे दैट इज ट्रफ। ट्रफ क्या होता है, ये टर्निंग पॉइंट होती है जिसमें रिसेशन खत्म हो जाता है और इंक्रीज होना शुरू हो जाता है दोबारा से, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ, ठीक, क्या ट्रफ, पीक का अपोजिट ट्रफ होता है, ठीक, ये इसका आंसर तो पीक है बट इसका अपोजिट होगा ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ऑलराइट, 13 क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैक्टर ऑफ बिजनेस साइकिल, इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है बिजनेस साइकिल का। ऑप्शन ए फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, ऑप्शन बी फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन सी मनी सप्लाई, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए बिजनेस साइकिल का जो फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। एक तो कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, एक होता है इंटरनल फैक्टर, ठीक है, दूसरे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर, ये दो होते हैं अपने बिजनेस साइकिल के फैक्टर, ठीक है। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, फ्लक्चुएशन इन डिमांड आ गई, ठीक है, उसके बाद आ गया अपना फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट आ गई,
ठीक है, मनी सप्लाई आ गई, ये आ जाते हैं हमारे पास इंटरनल फैक्टर। ठीक है, मतलब ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तो इसमें पूछा है नॉट फैक्टर, तो ये मतलब ये फैक्टर नहीं है। तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या आ जाते हैं, जैसे वॉर आ गई, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन आ गई, टेक्नोलॉजिकल शॉक्स आ गए, नेचुरल फैक्टर्स आ गए, तो ये सब आ जाते हैं हमारे पास एक्सटर्नल में। इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह के फैक्टर होते हैं, ये इंटरनल फैक्टर है, ये भी इंटरनल फैक्टर है, ये भी इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल में जैसे वॉर आ गई हमारे पास, टेक्नोलॉजिकल शॉक आ गया, ये सब हो जाते हैं हमारे पास एक्सटर्नल, ये आपने एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऑलराइट, समझ आइए ये क्वेश्चन भी। 15th क्वेश्चन, ठीक है, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फ्यूचर इन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर का इनमें से कौन सा फीचर है? ओके, ऑप्शंस आर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है सी, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें कौन सा टाइप है इनमें से, दैट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। आज के लिए